नमस्कार। क्लास 12th अकाउंटेंसी। देखिएगा, अकाउंटेंसी के रिवीजन के अंदर आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। हम अपने रिवीजन क्लास में पार्टनरशिप को समझा रहे थे। पार्टनरशिप में हमने इससे पहले जनरल इंट्रोडक्शन देखा है, जिसमें कुछ मेजर कैलकुलेशंस वगैरह समझी थी। आज से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखिए, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें आपसे करना पसंद करूंगा। पहला पॉइंट, आपकी पार्टनरशिप में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ही, और समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो एक ऐसा चैप्टर जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट दे रखे हैं, जो आपको पार्टनरशिप को समझने में काफ़ी कह सकते हैं कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। इन फ्यूचर भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इस बार तो है ही, एग्जाम में ज़्यादा नंबर के प्रश्न इसमें से पूछे जाते हैं। सबसे बड़ी बात, हर एक टाइप का प्रश्न आता है इसमें से। आप चाहे छोटा प्रश्न देखो तो ही और बड़ा प्रश्न देखो तो ही। तो एक बार इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है हमारा नए साझेदार का प्रवेश। देखिए, एक बार फिर मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हम रिवीजन कर रहे हैं। रिवीजन का मीन्स, इस चैप्टर को हमने पहले एक बार पढ़ चुके हैं, एक बार वापस रिवाइज कर रहे हैं। तो रिवाइज के अंदर हमें उन सारी चीज़ों को याद करना है जो हमने एक बार पहले पढ़ा था। पहले बात करते हैं, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर होता क्या है। देखिए, चैप्टर एडमिशन करने से पहले एक शब्द और आता है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। अपने पास इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक वर्ड है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, साझेदारी फॉर्म का पुनर्गठन। देखिए, पुनर्गठन होता क्या है, किसे कहते हैं पुनर्गठन। तो साझेदारों के मध्य जो समझौता है, या हम कह सकते हैं कि साझेदारों के मध्य वर्तमान समझौते में परिवर्तन करना ही साझेदारी का पुनर्गठन कहलाता है। कि जो अभी आपका पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट चल रहा है, उस एग्रीमेंट को आप चेंज कर रहे हो, उस एग्रीमेंट में जो चेंजेस आ रहे हैं, उसी को हम रिकंस्ट्रक्शन बोलते हैं पार्टनरशिप का। मीन्स हम ये कहते हैं कि हमारा जो पुराना फॉर्म था उसे क्लोज करके नया फॉर्म इंस्टॉल करना, वही हमारे लिए एक प्रकार से रिकंस्ट्रक्शन कहलाता है। अब प्रश्न हमारे सामने आता है कि सर, ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस हैं जहां एक पार्टनरशिप का रिकंस्ट्रक्शन होता है। फर्स्ट कंडीशन, व्हेन एडमिट ए पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म, जब एक नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में एडमिशन लेता है, तब आपका रिकंस्ट्रक्शन होता है। सेकेंड पॉइंट, आपका पार्टनर आपकी पार्टनरशिप फर्म छोड़कर जाता है। यदि कोई पार्टनर आपकी पार्टनरशिप फर्म छोड़कर जा रहा है, मींस रिटायरमेंट हो रहा है, रिटायरमेंट ले रहा है या अवकाश ग्रहण कर रहा है, उस समय आपका रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप होगा। नेक्स्ट, यदि कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है, किसी पार्टनर की डेथ होने की कंडीशन में भी आपका रिकंस्ट्रक्शन होगा। और एक लास्ट पोजीशन आती है, या लास्ट पॉइंट आता है, हम आगे और कहते हैं कि यदि आपका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो चेंज कर दिया है, मान लीजिए पहले पार्टनर्स इक्वली शेयर कर रहे थे, इन फ्यूचर आपके पार्टनर 2:1:1 में करेंगे, मतलब किसी भी कंडीशन में आपने यदि रेशियो बदला है तो भी आपका रिकंस्ट्रक्शन कहलाएगा। दो पार्टनरशिप फर्म एक हो रही है तो भी रिकंस्ट्रक्शन कहलाता है। तो रिकंस्ट्रक्शन होने के 5 ऐसी कंडीशन है जहां आपके पार्टनरशिप का रिकंस्ट्रक्शन होता है, पुनर्गठन होता है। वंस अगेन, फर्स्ट, व्हेन ए पार्टनर एडमिट इन अ फर्म। सेकंड पॉइंट, व्हेन ए पार्टनर रिटायरिंग फ्रॉम फर्म, व्हेन ए पार्टनर इज डेथ, changing ratio of profit and loss, and last, when the two partnership firm is merged, जब दो पार्टनरशिप फर्म मर्ज हो जाती है, उस समय भी आपके रिकंस्ट्रक्शन कहलाता है। तो ये छोटी छोटी कंडीशंस है। पहला प्रश्न आपके लिए बन सकता है, देखिए हम रिवीजन के अंदर उन प्रश्नों पर भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में आने के चांसेस बन सकते हैं। जैसे अपना पहला प्रश्न ही बना, देखो इस बार कुछ सुनने में आ रहा है कि आपके पास या इस बार एग्जाम में MCQ आने के चांसेस है। अभी क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं है, ऐसा कोई मॉडल पेपर बोर्ड ने नहीं दिया है, लेकिन कुछ हद तक ऐसी न्यूज़ेज हमने देखी है। उन न्यूज़ के आधार पर हम कुछ ऐसे प्रश्न भी आपको बताते हैं। मे भी यदि आपके MCQ बने हैं तो MCQ में क्या होता है, बहुत ही छोटा प्रश्न तैयार होता है। तो जिस प्रकार से उन छोटे प्रश्न किस तरह से बनते हैं, तो जैसे हमारा इस टॉपिक को लेकर पहला ही प्रश्न बन सकता है कि साझेदारी का पुनर्गठन कितनी परिस्थितियों में होता है। ऑप्शन आपके पास में आ सकते हैं 2, 4, 6, 5, कुछ भी आ सकते हैं। एटलीस्ट आपका फाइनली आंसर होगा 5। और वो 5 कौन कौन सी है, तो जो अभी हमने बताई 2 मिनट पहले, आपको जनरली पता होगा। उन्हीं 5 कंडीशंस को हमको समझना है, और उसमें से पहली कंडीशन आती है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, नए साझेदार का प्रवेश।
जैसा कि नाम से बिल्कुल ही क्लियर है, नया साझेदार का प्रवेश, मतलब पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर पहले से काम कर रहे थे उनके साथ एक नया व्यक्ति और आ रहा है। स्वाभाविक सी बात है, जब नया व्यक्ति आएगा तो पार्टनरशिप फर्म में कुछ हलचल जरूर होती है, और वो क्या हलचल होती है उसी को हमको इस चैप्टर के माध्यम से समझना है। सबसे पहला ही बिंदु हमारे सामने स्टार्ट होगा कि जब एक पार्टनर आपकी पार्टनरशिप फर्म में प्रवेश लेता है तो उसे कौन सा अधिकार दिया जाएगा। देखिए, मान लीजिए आपके पास दो पर्सन है, ए और बी, दोनों पार्टनरशिप कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे। सी इनके साथ आना चाहता है। जैसे ही सी पार्टनरशिप फर्म में एडमिशन लेगा, क्या उसे कोई अधिकार मिलेगा या नहीं? उसे अधिकार प्राप्त होते हैं, और एक नए पार्टनर को हम दो अधिकार देते हैं। दो अधिकार कौन कौन से होंगे? तो पहला होता है संपत्ति में हिस्सा पाने का अधिकार, और दूसरा होता है भावी लाभों में हिस्सा पाने का अधिकार। देखिए, एक नए साझेदार को दो आप अलग अलग अधिकार देते हो, तो हमारे पास दूसरा प्रश्न बना कि एक नए साझेदार को कितने अधिकार दिए जाते हैं। ऑप्शन में आपका आंसर होगा 2। इसी से रिलेटेड एक और प्रश्न बन सकता है कि जैसे आपको लिखा, निम्न में से नए साझेदार को अधिकार दिया जाता है। 4 ऑप्शन में से कोई एक इन दोनों में से मिल गया आपको। तो ऑब्जेक्टिव बहुत अलग अलग प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं, इसलिए आपको कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे ढंग से तैयार करना होगा। हमारे पास पॉइंट आता है संपत्ति में हिस्सा पाने का अधिकार और भावी लाभों में हिस्सा पाने का अधिकार। चलिएगा, संपत्ति का मतलब बिजनेस फर्म के पास जितनी असेस्ट है, जो भी संपत्ति है, चाहे वो टेंजिबल है, इंटेंजिबल है, करंट है या कैसी भी असेस्ट है, उसमें एक नए साझेदार को आप हिस्सा देते हो। और ये हिस्सा क्यों दिया जाता है? उसके बदले में वो पैसा लाएगा जिसको बोलते हैं पूंजी। देखो, एक सिंपल सी बात है, जब किसी पर्सन को बिजनेस स्टार्ट करना है तो विदाउट कैपिटल बिजनेस स्टार्ट नहीं होता। चाहे वो पार्टनरशिप है, सोल प्रोप्राइटर है, कंपनी है, किसी भी प्रकार का बिजनेस क्यों ना हो, उसे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कैपिटल लाना पड़ता है। अब यहाँ एक स्थिति ऐसी बनी हुई है कि आपका बिजनेस ऑलरेडी चल रहा था, बिजनेस तो चल ही रहा है, उसमें हमने दूसरा व्यक्ति इंक्लूड हुआ है, तो उसके लिए तो वो नए सिरे से स्टार्ट किया ना। जो व्यक्ति आपके साथ में आज जुड़ रहा है, उसने तो अपना बिजनेस नए तरीके से स्टार्ट किया है, नए मतलब नए रूप में वो आपके साथ इंक्लूड हो रहा है, तो उसे भी कैपिटल लानी पड़ती है। और वो जो कैपिटल लेकर आ रहा है, उसने जितना पैसा लाया है, उस पैसे के बदले में उसे संपत्ति पाने का अधिकार होगा। जो भी बिजनेस के असेस्ट है, उन असेस्ट में उसको राइट दिया जाता है। बात करते हैं दूसरा, भावी लाभों में। देखिए, भावी लाभ यानी इन फ्यूचर प्रॉफिट जितने होंगे उसमें उसको राइट मिलेगा, उसमें उसको हिस्सा प्राप्त होगा। भावी लाभ का मतलब होगा कि उसके एडमिशन करने के बाद, मतलब प्रवेश लेने के बाद, उसके बाद होने वाले लाभों में हिस्सा दिया जाता है। प्रवेश से पहले जितने भी प्रॉफिट थे उसमें उसका किसी प्रकार का कोई शेयर नहीं होता, और उसे भविष्य में लाभ प्राप्त करने के लिए भी धनराशि लानी पड़ती है, और उसे बोलते हैं ख्याति। ख्याति की राशि, जिसको आप ख्याति भी कह सकते हो, प्रीमियम भी कह सकते हो, और पगड़ी भी कह सकते हो। एक शब्द होता है पगड़ी भी, इसको एक प्रकार से प्रीमियम का ही रूप है, ख्याति का ही रूप है। क्योंकि देखिए, इस बार वंस अगेन मैं उसी बात को फिर दोहरा रहा हूँ आपके सामने कि हो सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, तो ऑब्जेक्टिव में बहुत ही अलग शब्द, मतलब एक शब्द में उसका आंसर होता है, और हो सके आपको लिख दिया जाए कि भावी लाभों में हिस्सा पाने के लिए नए साझेदार द्वारा लाई गई धनराशि को कहते हैं। ऑप्शन में आपको पगड़ी नजर आ रहा है तो भी उसका आंसर सही है, प्रीमियम आ रहा है तो भी सही है, और ख्याति लिखा हुआ है तो भी सही है। तीनों ही वर्ड इसके होते हैं इन, और इंग्लिश में एक ही वर्ड है गुडविल। हिंदी में उसके 3 रूप है, गुडविल या प्रीमियम लिखा होगा, इंग्लिश में भी प्रीमियम आ सकता है। प्रश्न हमारे दिमाग में प्रश्न चला, सर ये तो समझ में आया कि हमने कैपिटल लाई है, उसके बदले में उसको असेस्ट मिला, फ्यूचर प्रॉफिट के लिए गुडविल भी लानी पड़ती है क्या? सर गुडविल होती क्या है? तो जनरली आप गुडविल जानते होंगे, इट इज इंटेंजिबल असेस्ट होता है, ये अदृश्य संपत्ति है जिसको आप देख नहीं सकते, ना ही टच कर सकते हो। देखिए, गुडविल का अलग से अपने आप में एक टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर, उसको हम बहुत ही डिटेल से समझेंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको इतना सा समझा देता हूँ। गुडविल का मतलब होता है रेपुटेशन। जनरली एक व्यक्ति की प्रसिद्धि, आपके बिजनेस की जो रेपुटेशन है, उसी को गुडविल बोलते हैं। एक छोटा सा मैं आपसे प्रश्न करना चाहूंगा कि आपको प्रॉफिट होता किस आधार पर है? यदि आप एक बिजनेस चला रहे हो तो आपको लाभ किस आधार पर होगा? क्या आपके गुड्स जो आपने माल बेचा है
उसी के आधार पर लाभ होता है। हम उस माल को बेचते किस आधार पर है? अपनी रेपुटेशन के बेस पे। लोग आपके दुकान में क्यों आते हैं? हम किसी दुकान में क्यों जाते हैं? माल खरीदने के लिए। हम ये देखते हैं मार्केट में, यदि आप मार्केट जाते हो तो आपने मार्केट में देखा होगा एक ही प्रकार की 4 दुकानें नजर आ रही है, 10 दुकानें मिल रही है, लेकिन हम पर्टिकुलर किसी एक दुकान के पास जा रहे हैं क्योंकि वहां जाकर हमें अपने आप को सेटिस्फिकेशन फील होता है, व्यक्ति का व्यवहार अच्छा है, वो अपने साथ में जो भी माल दे रहा है बेस्ट क्वालिटी दे रहा है, चीप रेट में दे रहा है, मतलब हम ये समझते हैं कि वहां से हमें माल लेना बहुत ही आसान लगता है और उस आसानी के कारण ही हम उसके वहां से माल खरीदते हैं। और वही जो आपका और उस पर्सन का रिलेशन है वो आपकी गुडविल है, उस बंदे की गुडविल है। तो गुडविल का मतलब होता है कि जो व्यक्ति बिजनेस कर रहे हैं उन्होंने मार्केट में अपनी एक रेपुटेशन बनाई है, अपनी एक साख तैयार करी है, और जो आज हमें प्रॉफिट होगा और इन फ्यूचर जो लाभ होगा वो उसी रेपुटेशन के बेस पे होता है। कभी भी बिजनेस में प्रॉफिट होता है तो रेपुटेशन के बेस पर ही प्रॉफिट होता है। जिस बिजनेस की या जिस इंस्टीट्यूट का रेपुटेशन अच्छा है तो वहां लोग ऑटोमेटिक जाते हैं। तो जब हम किसी व्यक्ति को अपने साथ जोड़ रहे हैं तो उसको तो रेपुटेशन बनाने की जरूरत ही नहीं है, उसको तो ऑलरेडी रेपुटेशन मिल चुकी है। तो इसीलिए उसको भी उस गुडविल के बदले में, उस प्रॉफिट को लेने के लिए उसको गुडविल का पैसा लाना पड़ता है। तो एक नए साझेदार को 2 अधिकार दिए जाते हैं और वो 2 अलग अलग प्रकार का पैसा लाता है। जब बिजनेस में एडमिशन लेता है तो वो पूंजी लेकर आएगा और ख्याति लेकर आएगा। ख्याति की राशि भी उसको लानी कंपलसरी होती है, तभी जाके उसको इन फ्यूचर प्रॉफिट में शेयर मिलता है। ये तो थे उसके अधिकार। एक प्रश्न और हमारे सामने आता है कि जब एक नया साझेदार पार्टनरशिप फर्म में एडमिशन लेता है, पूरी पार्टनरशिप फर्म के जितने भी एडजस्टमेंट है सारे बिगड़ जाते हैं। मतलब हमें कुछ नयापन करना पड़ता है, कुछ समस्याएं उत्पन्न हो जाती है और उन समस्याओं का सामना करना होगा, उन समस्याओं का सुधार करना होगा और उन्हें एडजस्टमेंट कहते हैं। उन एडजस्टमेंट को आपको इस चैप्टर में समझना है, जिसमें पहला पॉइंट आता है नए साझेदार की पूंजी। पहला ही पॉइंट आएगा आपका, न्यू पार्टनर कैपिटल लेकर आएगा। पहला पॉइंट मीन्स हमारा जो नया साझेदार है वो कैपिटल लेकर आएगा। तो कैपिटल कैसे लाएगा? कैश में ला रहा है, कोई दूसरा तरीका अपना रहा है? इस पॉइंट को भी अभी हम 2 मिनट में डिटेल में समझ रहे हैं। पहले हम उन सारी समस्याओं को देख लेते हैं, उसके बाद एक एक पॉइंट को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। सेकंड पॉइंट, लाभ हानि विभाजन अनुपात। देखिए प्रश्न हमारे सामने आता है कि यदि आपका सिंगल पर्सन बिजनेस करता होता है, इससे पहले जैसे आपने 11th क्लास में देखा था एक अकेला व्यक्ति बिजनेस करता है तो उसका जितना प्रॉफिट है वो खुद ही ले रहा है, बांटने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन यहाँ आपके एक से ज्यादा है, पूरी पार्टनरशिप में हमारे पास मिनिमम 2 पर्सन तो होते ही हैं। जब 2 पर्सन है तो उसको बांटना पड़ेगा। कौन किस अनुपात में बांटेगा, किसको ज्यादा देना है किसको कम देना, तो एक अनुपात होता है हमारे पास में। जब 2 व्यक्ति थे तो उनका अनुपात अलग था, तीसरा आएगा तो अनुपात बदल जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर आपको 3 अलग अलग रेशियो समझने हैं, पुराना अनुपात, नया अनुपात और त्याग का अनुपात। हम इस टॉपिक को भी डिटेल में समझेंगे, जहां आपको इन तीनों के बारे में बताया जाएगा, तीनों की कैलकुलेशन कैसे करनी है वो सारी चीजें बताएंगे। थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और थर्ड पॉइंट इज एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, ख्याति का समायोजन। ख्याति का समायोजन देखिए एक ऐसा टॉपिक है ये जो बहुत इंटरेस्टिंग है और काफी इंपॉर्टेंट भी है। 100% एग्जाम में इसका सवाल आता है, 100%, चाहे किसी भी कंडीशन में प्रश्न पूछा जाए, बट गुडविल जरूर पूछी जाती है। बहुत इंटरेस्टिंग है, यदि आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, इसको भी अब हम डिटेल में समझेंगे। उसके बाद नंबर 4 आता है संपत्ति एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन। रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, जो भी आपके पास बिजनेस में असेट्स और लायबिलिटीज लगी हुई है उसका रिवैल्यूएशन करते हैं। पहले क्या वैल्यू था, आज क्या वैल्यू है, उसको निकालना पड़ता है। इसको भी अभी समझते हैं। अवितरित लाभ एवं हानियों का बंटवारा, लाभ एवं हानियों का बंटवारा, और लास्ट आता है कैपिटल एडजस्टमेंट, पूंजी का समायोजन। तो ये टोटली 6 पॉइंट हैं। इन 6 पॉइंटों को आपको इस चैप्टर के माध्यम से समझना है।
अब हम एक बार पहला पॉइंट समझ लेते हैं। आपका जो इंतजार की घड़ियों को खत्म करते हुए मैं इन चैप्टर्स को स्टार्ट करता हूँ, इन टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि जब मैं ये लिख रहा था तो आप में से कई जने ये सोच रहे थे सर इसको आप कह रहे हो आगे पढ़ेंगे, बट पढ़ेंगे कब? तो अभी पढ़ रहे हैं। जस्ट अवर फर्स्ट टॉपिक इज न्यू पार्टनर्स कैपिटल। अपना पहला पॉइंट आता है नए साझेदार की पूंजी। चलिए समझिएगा कैसे बनता है। चलिए इससे रिलेटेड भी एक प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न क्रिएट हो गया कि एक नया साझेदार प्रवेश लेता है उस समय कितनी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, कितनी होती हैं। मैं बोर्ड पर लिखता हूं, तब तक आप मुझे इसका आंसर बताइएगा। कितनी समस्या? किसी ने आंसर नहीं दिया। क्या करते हो यार ऐसे? बड़े अच्छे अच्छे लोग बैठे हैं मेरे सामने, उसके बाद भी आपका कोई आंसर नहीं आ रहा है। 6, 5 कहाँ है ममता जी? 6। जब एक नया साझेदार पार्टनरशिप फॉर्म में प्रवेश लेता है तो 6 समस्याएं उत्पन्न होती है। कितने अधिकार दिए जाते हैं एक साझेदार को? नए साझेदार को कितने अधिकार दिए जाते हैं? 2। कहाँ लिख रहे हो भाई? 2। चलिए, एक नया साझेदार अपनी पूंजी लाता है तो इसमें 2 बिंदु आते हैं अपने पास में। पहला पॉइंट ये है कि देखिए आपके साथ जो जुड़ने वाला पार्टनर है, जो भी पार्टनर आपके साथ जुड़ेगा उसके 2 नेचर हो सकते हैं। पहला, या तो वो फ्रेशर पर्सन होगा। फ्रेशर का मीन्स उसने पहले से कभी कोई बिजनेस नहीं किया है, या वो पहले से कोई बिजनेस चला रहा था और अपने साथ में इंक्लूड हो रहा है। आपको इतना सोचने की आवश्यकता नहीं है, प्रश्न को देखना है। प्रश्न में आपके पास 2 अलग अलग प्रकार लिखे रहेंगे। जैसे पहला टाइप हम लिखते हैं कि यदि आपका नया पार्टनर कैपिटल की राशि कैश में लेकर आता है, पूरा पैसा नकद लेकर आता है, उस समय आप एंट्री करोगे कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल। ये एंट्री कब करनी है? जब आपका नया साझेदार कैपिटल को कैश में लेकर आ रहा है। जब नया साझेदार कैपिटल कैश में लेकर आता है तब हम एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल। सेकंड ऑप्शन ये होता है कि जब उसने अपना पुराना बिजनेस ट्रांसफर किया है, वो कोई बिजनेस पहले से चला रहा था और उसने अपना बिजनेस एज इट इज ट्रांसफर कर लिया है आपके बिजनेस में, उसका बिजनेस ट्रांसफर हुआ है। उस कंडीशन में आप एंट्री करोगे सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटीज टू न्यू पार्टनर कैपिटल। चलिएगा एक बार फिर से समझते हैं। ये एंट्री कब करनी है? जब नया साझेदार कैपिटल को कैश में लेकर आता है तब एंट्री करोगे कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल। और यदि वो पुराना बिजनेस ही ट्रांसफर कर लेता है, पुराना जो बिजनेस था उसको एज इट इज ट्रांसफर कर लिया, दैट मीन एंट्री होगी सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट डेबिट टू क्या होगा? सन्ड्री लायबिलिटीज एंड टू न्यू पार्टनर कैपिटल। ये है आपका पहला एडजस्टमेंट। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट आता है रेशियो। इसमें कोई डाउट? सेकंड पॉइंट है हमारे पास में रेशियो। दूसरा है लाभ हानि अनुपात विभाजन अनुपात। जो बड़ा एडजस्टमेंट है, छोटे छोटे प्रश्न ज्यादातर पूछे जाते हैं एडजस्टमेंट में से। हाँ, लाभ हानि विभाजन अनुपात। देखिए लाभ हानि विभाजन अनुपात में क्या होगा? 3 रेशियो आते हैं। पहला पुराना, दूसरा नया और तीसरा त्याग। मैं इन तीनों का डेफिनेशन बोल के समझा रहा हूं, बड़े ही ध्यान से समझिएगा। पुराना अनुपात, पुराना अनुपात का मतलब होता है साझेदारी पुनर्गठन से पूर्व सभी साझेदार जिस अनुपात में लाभ हानि बांटते हैं उसे पुराना अनुपात कहते हैं। नहीं समझ में आया होगा? वंस अगेन, साझेदारी पुनर्गठन से पहले
साझेदारी पुनर्गठन से पहले, पुनर्गठन का मतलब जो समझौता चल रहा था उस समझौते को समाप्त करने या समझौते में परिवर्तन होने से पहले जिस अनुपात में लाभ हानि बांटी जा रही थी उसी को बोलते हैं पुराना अनुपात। समझ में आ गया? ये पहले से दे रखा होता है, और यदि नहीं है उस समय हम ये मानते हैं कि हमारी साझेदारी संलेख के अभाव में हम बराबर लेंगे। तो एक सिंपल सा डेफिनेशन है हमारे पास में कि साझेदारी संलेख, या हम ये कह सकते हैं कि साझेदारी पुनर्गठन से पूर्व, साझेदारी पुनर्गठन से पूर्व सभी साझेदार जिस अनुपात में लाभ हानि बांटते हैं उसे पुराना अनुपात कहते हैं। साझेदारी पुनर्गठन के बाद, साझेदारी पुनर्गठन के बाद जिस अनुपात में लाभ हानि बांटा जाएगा वो नया अनुपात। बस एक वर्ड का फर्क है इन दोनों रेशियो में कि पार्टनरशिप रिकंस्ट्रक्शन से पहले पुराना, रिकंस्ट्रक्शन के बाद नया। एनी डाउट? यदि आपको डेफिनेशन पूछी जाए पुराना अनुपात किसे कहते हैं, नया अनुपात किसे कहते हैं, दोनों में सिंपल सी बात लिखनी है आपको। साझेदारी पुनर्गठन से पहले पुराना अनुपात कहलाता है, साझेदारी पुनर्गठन के बाद लाभ हानि जिस अनुपात में बांटेंगे नया अनुपात कहलाएगा। एंड लास्ट थर्ड इज सैक्रिफाइस रेशियो, त्याग का अनुपात। इसका डेफिनेशन सुनिएगा कि जब एक नया साझेदार साझेदारी फर्म में प्रवेश लेता है उस समय पुराने साझेदारों के लाभों में कमी होती है। जब एक नया साझेदार साझेदारी फर्म में प्रवेश लेता है तब पुराने साझेदारों के लाभों में कमी होती है, और ये जिस अनुपात में कमी होती है वही त्याग का अनुपात कहलाता है। फिर से बोल रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा कि जब एक नया साझेदार साझेदारी फर्म में प्रवेश लेता है तब पुराने साझेदारों के लाभों में जिस अनुपात में कमी होती है उसी को बोलते हैं त्याग का अनुपात। एनी डाउट? उसे क्या बोलते हो? त्याग का अनुपात। समझ में आ रहा है ये क्या करना है? एनी डाउट? ठीक है, नेक्स्ट इसकी कैलकुलेशन समझनी है, 1 मिनट इंतजार कीजिएगा। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हम नए अनुपात की गणना देखते हैं। आपके स्क्रीन पे कैलकुलेशन नजर आ रही है, हम इसको कंडीशन को थोड़ा सा स्क्रीन के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। अभी हमने उसका मीनिंग तो जाना ही है, न्यू रेशियो का मीनिंग क्या होता है। अब हमारे पास कुछ अलग अलग सिचुएशन आती है नए अनुपात की गणना की, कुछ कंडीशंस है। जैसे पहला ही लिखा हुआ है, जब प्रश्न में पुराने साझेदारों का पुराना अनुपात व नए साझेदार का लाभ में हिस्सा व अन्य कोई सूचना नहीं दे रखी है। कहने का मतलब ये होता है कि आपको प्रश्न में ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, साथ में आपको नए पार्टनर का हिस्सा भी दिया हुआ है, और उसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। जैसा आपको एक सवाल नजर आ रहा है कि ए और बी 3:2 में साझेदार है, सी को 1/4 भाग के लिए प्रवेश दिया है, नया अनुपात ज्ञात करना है। ऐसी कंडीशन में आपको 1 रुपया लाभ मान के करना है। सॉल्यूशन कैसे करोगे? तो नीचे हमने सॉल्यूशन भी किया है। सबसे पहले आपने 1 रुपया लाभ माना, उसमें से नए साझेदार का हिस्सा घटाना है। तो 1 में से 1/4 भाग आपका लेस हो गया, पीछे बचा 3/4 भाग। अब आपको नया अनुपात निकालना है, तो 3/4 जो बचा है, जैसे मान लीजिए आपका सवाल यही है 1/4, आप थोड़ा बहुत बोर्ड से दिख पाए तो आप देख लीजिएगा, 1/4 आपने घटा दिया, 3/4 बचा जो ए और बी का था। ये जो 1 रुपया है वो टोटल पूरे फर्म का प्रॉफिट था, जिसमें से 1/4 भाग सी का है, पीछे बचा 3/4 जो ए और बी का है। ए और बी अपने पुराने अनुपात में बांट के ले लेंगे। कैसे बांटना है? तो 3/4 into 3/4, because the old ratio of A equals to 3/4. Our old ratio is 3:1. So our part of A equals to 3/4 and remaining part is 3/4. So our 3/4 into 3/4 equals to 9/16. Same B, 3/4 into 1/4. 1/4 is a part of B in a old ratio. So our new ratio equals to 3/16 and C 1/4 into 4/4. जो 4/4 क्यों किया? ओनली डिनोमीटर सेम करने के लिए। आप देख पा रहे हो 9/16, 3/16 और उसका आ रहा था 1/4। तो 4 को 16 बनाने के लिए मैंने 4 से 4 को मल्टीप्लाई किया है। तो 4/4 करोगे तो आपका रेशियो बन जाएगा 4:4/16।
नया अनुपात बन गया 9:3:4। ये थे आपकी पहली कंडीशन। एनी डाउट? नेक्स्ट इज सेकंड। दूसरा आता है, जब नया साझेदार लाभों में हिस्सा पुराने साझेदारों से समान अनुपात में प्राप्त करे। पहली कंडीशन में आपका जो नया अनुपात था, जो नया साझेदार था, और वहां आपको कोई ऐसा पॉइंट नहीं लिखा था कि वो कितना किससे प्राप्त कर रहा है। इस प्रश्न में या इस कंडीशन में आपको नए साझेदार, जो नया साझेदार है वो पुराने साझेदारों से बराबर हिस्सा प्राप्त कर रहा है। ऐसी कंडीशन में आपको नया अनुपात निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, पुराना अनुपात माइनस त्याग का अनुपात। अब त्याग का अनुपात कैसे निकलेगा? तो नए साझेदार का हिस्सा इंटू त्याग का हिस्सा। अब इन दोनों सूत्रों की सहायता से हम एक सवाल सॉल्व करते हैं। प्रश्न में लिखा आपको ए और बी 3:1 में साझेदार है। सी को लाभों में 1/4 भाग के लिए प्रवेश दिया, जिसे वह अ व ब से बराबर अनुपात में प्राप्त करता है। ए व बी से इक्वली मतलब अर्न कर रहा है या इक्वली रिसीव कर रहा है। नया अनुपात निकालना है। सबसे पहले हमने लिखा, फॉर्मूला लिखा आपने, न्यू रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस रेशियो कैसे निकालोगे? तो आपका फॉर्मूला है नए साझेदार का हिस्सा इंटू त्याग का हिस्सा। नए साझेदार का हिस्सा 1/4 इंटू 1/2। त्याग का हिस्सा 1/2, क्योंकि बराबर है, दो ही पार्टनर है तो 1/2 1/2। सैक्रिफाइस रेशियो आ गया आपका 1/8 1/8। अब आपका न्यू रेशियो निकलेगा सैक्रिफाइस माइनस ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। ओल्ड है आपका 3/4 1/8, पीछे बचा 5/8। 8 से एलसीएम लेंगे 8, 4 का भाग दिया 8 में 2 बार, 2 इंटू 3 6, 6 माइनस 1 5/8। ऐसा का ऐसा इसका भी करेंगे, 1/4 माइनस 1/8। एलसीएम आया आपका 8, 4 का भाग दिया 8 में 2 बार, 2 माइनस 1 1/8। सी का सेम डिनोमीटर सेम करना है, तो 1/4 इंटू 2/2 2/8। आपका न्यू रेशियो आ गया 5:1:2। एनी डाउट? नेक्स्ट थर्ड कंडीशन, एक बार जरूर देखिएगा, समझने की कोशिश करना। थर्ड कंडीशन, जब नया साझेदार लाभों में हिस्सा पुराने साझेदारों से असमान अनुपात में प्राप्त करता है। जैसे पहले आपने देखा था समान था, यहां असमान है, प्रोसेस सेम है, कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है। आपने लिखा जब नया अनुपात या नया साझेदार असमान अनुपात में प्राप्त करता है, उस समय आपका फॉर्मूला वगैरह सेम है, बस इस सवाल को थोड़ा सा समझ लीजिएगा। आपको प्रश्न में लिखा ए और बी 3:1 में साझेदार है। सी को 1/4 भाग के लिए प्रवेश दिया है, वह अ व ब से 2/3 1/3। यहाँ आपके पहले बराबर था, अभी 2/3 1/3 है। ये जरूरी नहीं 2/3, कुछ भी रेशियो आ सकता है। करने का तरीका सेम है, वही आपका द पार्ट ऑफ न्यू पार्टनर मल्टीप्लाई बाय सैक्रिफाइस पार्ट, एंड पार्ट ऑफ न्यू पार्टनर इज 1/4 इंटू 2/3 इक्वल्स टू 2/12। सेम इज 1/4 इंटू 1/3 इक्वल्स टू 1/12। नेक्स्ट प्रोसेस सेम रहेगा, ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस एंड ओल्ड रेशियो इक्वल्स टू 3/4 माइनस 2/12 इक्वल्स टू 7/12। 7/12 कैसे आया? तो 12, 4 का एलसीएम आएगा 12, 4 का डिवाइड लगाओगे 12 में 3, 3 इंटू 3 9 माइनस 2 इक्वल्स टू 7/12। बी इक्वल्स टू 1/4 माइनस 1/12। सेम एलसीएम इज 12, 4 divided by 12 equals to 3 minus 2 equals to 2/12 and C equals to 1/2 into, थोड़ा सा यहाँ लिखने में मिस्टेक है, 3/3 होगा, ये थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक है, 3/3 है। तो आपका रेशियो बनेगा 7:3:2, 7:2:3 आएगा यहाँ पे, बाय थोड़ा सा लिखना मिस्टेक हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जब नया साझेदार लाभों में पुराने साझेदार को एक निश्चित अनुपात में हिस्सा प्राप्त करता है, आपको एक निश्चित अनुपात दिया गया हो, उस समय आपको डायरेक्टली वो रेशियो घटाना है। जैसे इस प्रकार का प्रश्न है, अ व ब साझेदार है, लाभ हानि को 7:5 के अनुपात में लाभ बांटते हैं। सी को 1/6 भाग के लिए साझेदार बनाया, वह अपना हिस्सा 1/24 व 1/8 भाग बी से प्राप्त करता है। देखिए, इससे पहले था वो त्याग का हिस्सा था, यहाँ त्याग का अनुपात डायरेक्टली दे रखा है। अब आप इसको क्या करोगे, ये जो त्याग का हिस्सा एक निश्चित अनुपात दिया हुआ है, उस समय आपको डायरेक्ट लेस करना है। कैसे करोगे? 7/12 माइनस 1/24। यहाँ सेक्रीफाइस नहीं निकालना आपको,
डायरेक्टली एक दूसरे में से लेस करना है। एक काम कीजिएगा, जब ये जो हिस्सा दे रखा है ना, इन दोनों को जोड़ने से इसके बराबर आ रहा है, इसका मतलब वो त्याग का अनुपात है। जैसे यहाँ 1/24 और 1/8 को जोड़ते हो तो 1/6 आता है, मतलब वो त्याग का अनुपात है। और यहाँ आपका 2/3 और 1/3 को जोड़ने से 1/4 नहीं आएगा, तो ये त्याग का हिस्सा है। थोड़ा सा ये पहचान करने का तरीका मैं बता देता हूँ। आपने सेक्रीफाइस को ओल्ड में से लेस कर दिया, 7/12 माइनस 1/24, 13/24, 5/12 माइनस 1/8 इक्वल्स टू 7/24 एंड सी इक्वल्स टू 1/6 इंटू 4/4, ये आपका रेशियो बन गया। नेक्स्ट पॉइंट आता है, जब किसी एक साझेदार द्वारा त्याग किया गया हो, केवल एक ही पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, उस समय आपका होता है, जैसे प्रश्न में लिखा, ए और बी 3:1 में साझेदार है, सी को लाभों में 1/4 भाग के लिए प्रवेश दिया, वह अपना संपूर्ण हिस्सा ए से प्राप्त करता है। तो ए में से घटा दीजिए, बाकी का सेम एज इट इज रहेगा, बाकी कोई चेंजेस नहीं है। नेक्स्ट आता है, जब नए साझेदार का हिस्सा पुराने साझेदार के त्याग द्वारा निर्धारित किया जाना हो। कई बार प्रश्न में नए साझेदार का हिस्सा नहीं दिया गया हो, लेकिन यह बताया जाता है कि पुराने साझेदार अपने हिस्से से कुछ निश्चित राशि दे रहे हैं, तो उस समय आपको किस प्रकार से नया अनुपात निकालना है, आप देखोगे। जैसे आपका ये सवाल है, ए और बी 5:4 के अनुपात में साझेदार है, सी को साझेदारों के रूप में शामिल किया, सी अपने हिस्से का ए अपने हिस्से का 1/6 भाग व बी अपने हिस्से का 1/3 भाग सी के पक्ष में त्याग करते हैं। इस कंडीशन में आपको नए साझेदार का पार्ट नहीं दिया गया होगा, नए साझेदार का हिस्सा आपको नहीं मिलेगा कि उसको कितना त्याग किया जा रहा है, वो नहीं है आपके पास में। डायरेक्टली आपको कितना ए कर रहा है, बी कर रहा है, वो दे रखा है। तो ऐसी कंडीशन में हम ए और बी का सरेंडर निकालेंगे। ए का हिस्सा कितना है, 5/9 इंटू 1/6, बी ने दिया 4/9 इंटू 1/3, तो इनका जो सरेंडर रेशियो या हम कह सकते हैं सेक्रीफाइस रेशियो आया 5/15, 5/54 एंड 2/24। अब आप न्यू रेशियो निकालोगे, ए का 5/9 माइनस 5/54, 54 इक्वल्स टू 25/54, 4/9 माइनस 4/27, 8/27। एंड अब इस सी के लिए इन दोनों को जोड़ देंगे, जो ए और बी त्याग कर रहे हैं दोनों को जोड़ देंगे तो आपका सी का हिस्सा निकलेगा। अब आपने सी को निकाला 13/54। अब इन तीनों का रेशियो निकालने के लिए देखोगे, इसका डिनोमीटर 54 है, इसका 27 है और इसका 54 है, तो इसको 27 को 54 बनाने के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, आपका नया अनुपात हो गया 25, 16 और 13। लास्ट कंडीशन है कि जब एक फर्म में पुराने साझेदारों के अनुपात में परिवर्तन हो जाए, मतलब आपका पुराना अनुपात बदल दिया जाए। कैसे आपका ये होता है, एक सवाल को देखते हैं। ए और बी 5:3 में साझेदार है, वो सी को 1/4 भाग के लिए साझेदारी में प्रवेश देते हैं। शेष 2:1 में विभाजित करेंगे, नया अनुपात आपको ज्ञात करना है। जैसा पहला कंडीशन था वैसा का वैसा यहाँ पर भी है। फर्क सिर्फ इतना सा है कि आपको इन फ्यूचर 2:1 में शेयर करना है, तो पहले आप 1 रुपया लाभ मानो, उसमें से नए साझेदार का हिस्सा घटाओ। 1 रुपये लाभ मानकर नए साझेदार का हिस्सा घटाइए, पीछे जो बचता है उसको इस नए अनुपात में बांट देना। जो नया अपने अभी इन फ्यूचर प्रॉफिट होगा उसको उस रेशियो में बांटना पड़ेगा। न्यू रेशियो आपका ए इक्वल्स टू 3/4 इंटू 2/3 एंड बी इक्वल्स टू 3/4 इंटू 1/3 और सी का डिनोमीटर सेम करना है। ये था नया अनुपात। ठीक इसी प्रकार से हम एक बार त्याग का भी समझ लेते हैं, उसके बाद हम आगे गुडविल समझेंगे। त्याग को समझने के लिए ज़्यादा आपका काम नहीं है, जिसमें जनरली 3 पॉइंट हमने लिखे हैं। पहला पॉइंट, प्रश्न में जब पुराना साझेदारों का पुराना अनुपात नए साझेदार का हिस्सा और अन्य कोई सूचना नहीं है, उस दशा में आपका पुराना ही त्याग होगा। जब प्रश्न में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है तो पुराना ही त्याग होता है। दूसरे में त्याग का हिस्सा दिया गया हो, जैसे अभी हमने इतने बड़े लंबे चौड़े जो सिचुएशन समझी है उन सब में कहीं ना कहीं त्याग दिया हुआ है। तो जब त्याग दिया हुआ है तो आप प्रश्न अनुसार त्याग का अनुपात ले सकते हो। और तीसरा होता है जब नया अनुपात दिया गया हो, उस समय आपको रेशियो के लिए फॉर्मूला लगाना है, सेक्रीफाइस इक्वल्स टू ओल्ड माइनस न्यू। सवाल समझ सकते हो आप, 5:3 में आपके ए और बी पार्टनर थे, जहां आपने सी को एक न्यू पार्टनर के तौर पर एडमिट किया है, अपनी पार्टनरशिप फर्म में इंक्लूड किया है, और इन फ्यूचर उन्होंने डिसाइड किया कि उनका फ्यूचर 9:5:2 में प्रॉफिट एंड लॉस शेयर होगा। सैक्रिफाइस रेशियो हमको फाइंड करना था। हमने एक सिंपल सा फॉर्मूला लिखा, सैक्रिफाइस रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड माइनस न्यू।
Here a equals to 5 by 8 minus 9 by 16. Old ratio equals to 5 by 8 and new equals to 9 by 16. So our sacrifice ratio equals to 1 by 16. Same is B. 3 by 8 minus 5 by 16 equals to 1 by 16. So our sacrifice ratio is 1:1. तो ये था आपका पहला और दूसरा एडजस्टमेंट। बड़े ही सिंपल तरीके से हमने कुछ एग्जांपल्स के साथ में इस दोनों ही एडजस्टमेंट को समझा है। मैं आशा रखता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपसे कि ये आपको समझ में आया होगा। यदि नहीं आया है तो आप हमसे पूछिएगा, हम फिर से बता देंगे। साथ में आपको इससे रिलेटेड प्रैक्टिस करना है। धन्यवाद।